नरेंद्र नाथ जब 14 बरस का था तो उसे पेट का भयंकर रोग हुआ। ये रोग कई दिन तक रहा और इससे शरीर सूख कर कांटा हो गया। उस समय उसके पिता अपने काम से रायपुर में थे और उन्हें वहां अभी काफी दिन रहना था। इस ख्याल से कि हवा बदलने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उन्होंने परिवार के लोगों को भी रायपुर बुला लिया। 1870 में नरेंद्र अपने पिता के पास रायपुर पहुंचे। रायपुर मध्य प्रदेश का एक नगर है। उस समय सारे मध्य प्रदेश में रेलगाड़ी नहीं थी। इलाहाबाद और जबलपुर होते हुए कलकत्ता से नागपुर तक गाड़ी आती थी। नागपुर से रायपुर जाने में 2 सप्ताह से अधिक लगते थे और हिंसक जंतुओं वाले घने जंगल में से बैलगाड़ी द्वारा जाना पड़ता था। बाद में इस यात्रा का उल्लेख करते हुए नरेंद्र नाथ ने लिखा है, वनस्थली का सौंदर्य देखकर मुझे रास्ते के कष्ट ही मालूम नहीं हुए। विंध्य पर्वत की आकाश को चूमती हुई चोटियां, फूलों और फलों से लदी हुई तरह तरह की बेलें, कुंज कुंज में चहचहाते हुए रंग बिरंगे पक्षी जो कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर जाते थे। नरेंद्र ने यह सब कुछ पहले पहल देखा था। देश के अतीत की कहानियां उसके मन पर पहले से ही अंकित थी। अब उसका रूप, उसका वैभव, विशालता और महानता भी अंकित हो गई। देश को और अधिक देखने की इच्छा भी यहीं से पैदा हुई। ये वो अवस्था थी जब चरित्र का निर्माण होता है। नरेंद्र के चरित्र का वास्तविक निर्माण भी रायपुर में हुआ। उस समय वहां कोई स्कूल ना था, इसलिए विश्वनाथ बेटी को खुद ही घर पर पढ़ाया करते थे। उन्हें वहां ना तो अदालत जाना होता था और ना मुवक्किलों से माथापच्ची करनी पड़ती थी। फुर्सत की फुर्सत थी। पाठ्य पुस्तकों के अलावा वो नरेंद्र को इतिहास, दर्शन और साहित्य संबंधी विभिन्न पुस्तकें पढ़ाने लगे। बेटी की ग्राह्य शक्ति देखकर विश्वनाथ दंग रह गए और उन्हें उसे पढ़ाने में आनंद आने लगा। उन्होंने बड़े परिश्रम से जितना ज्ञान अब तक अर्जित किया था, वो अपने इस सुयोग्य पुत्र को सौंप दिया। उनके घर में हर रोज रायपुर के गुणज्ञानी व्यक्तियों का जगघट होता था। साहित्य, दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा चलती थी। घंटों वाद विवाद होता और सूक्ष्म विवेचन किया जाता था। उस समय सुबह नरेंद्र भी वहीं उपस्थित होता और वाद विवाद ध्यान से सुना करता था। कभी कभी विश्वनाथ नरेंद्र से भी किसी विषय पर उसकी राय पूछ लेते और यों उसे विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। नरेंद्र उम्र में चाहे छोटा था, पर उसके विचार इतने साफ सुथरे और सुलझे हुए थे कि सुनकर बड़े बूढ़े भी आनंद से झूम उठते थे। विश्वनाथ के मित्रों में एक सज्जन बंग साहित्य के प्रसिद्ध लेखक थे। एक दिन जब वे साहित्य पर वाद विवाद कर रहे थे तो उसमें भाग लेने के लिए नरेंद्र को भी बुला लिया गया। बस अब क्या था, नरेंद्र ने थोड़े ही समय में यह सिद्ध कर दिखाया कि उसने अधिकांश लेखकों की पुस्तकें न सिर्फ पढ़ ली है, बल्कि उनके बहुत से अंश उसे कंठस्थ है और वो उनकी तर्क संगत आलोचना भी कर सकता है। उन लेखक महोदय ने विस्मय और आनंद में भरकर कहा, बेटा, आशा है कि एक दिन बंग भाषा तुम्हारे द्वारा गौरवान्वित हो। और अब ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उन लेखक महोदय की भविष्यवाणी सही साबित हुई। नरेंद्र रायपुर में 2 बरस तक रहा। इस बीच में उसने पुस्तकों और वाद विवाद द्वारा जो कुछ सीखा वो तो सीखा ही, पर इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि उसके किशोर मन पर पिता के व्यक्तित्व की गंभीर छाप पड़ी। एक दिन नरेंद्र ने जाने कैसे पिता से पूछ लिया, पिताजी, आप हमारे लिए क्या छोड़ रहे हैं? विश्वनाथ ने दीवार पर लगे आईने की तरफ इशारा करते हुए उत्तर दिया, जा आईना में अपना चेहरा देख, तभी समझेगा कि मैंने तुझे क्या दिया है। विश्वनाथ बेटों को सामंती ढंग से कभी डांटते डपटते या बुरा भला नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें सुधारने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का उनका अपना ही ढंग था। अपने उद्दंड स्वभाव के कारण नरेंद्र ने एक दिन मां को कुछ कटु शब्द कह दिए। विश्वनाथ ने इसके लिए बेटे को कुछ नहीं कहा, पर जब नरेंद्र अपने सहपाठियों के साथ अपने पढ़ने के कमरे में गया तो कोयले से दीवार पर यह लिखा मिला, नरेंद्र बाबू ने अपनी माता के प्रति आज इन दुर्वचनों का प्रयोग किया है। नरेंद्र की गर्दन लज्जा से झुक गई और वो इस शिक्षा को उम्र भर नहीं भूल पाए। अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र की युक्तिपूर्ण बातों को बच्चे की धृष्टता समझकर उपेक्षा करता तो वो क्रोध के मारे आपे से बाहर हो जाता। उस समय उसे छोटे बड़े का भी ध्यान न रहता। कई बार वो अपने पिता के मित्रों तक को खरी खरी सुना देता। विश्वनाथ इस उद्दंडता के लिए बेटे को क्षमा नहीं करते थे।
वे नरेंद्र को दंड देकर आगे के लिए सावधान कर देते थे, पर बेटे की आत्मनिष्ठा को देखते हुए मन ही मन वे प्रसन्न भी होते। विश्वनाथ पाक विद्या में भी निपुण थे। नरेंद्र ने उनसे तरह तरह के भोजन बनाने सीखे। कॉलेज में वो अपने मित्रों को समय समय पर अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाया करते थे। फिर जब वे स्वामी विवेकानंद बनकर विश्व भ्रमण पर गए तो विदेशियों को भारतीय खानों का स्वाद चखाया करते थे। अमेरिका में सहस्त्रद्वीप उद्यान में 2 महीने के सहवास में वह अपने शिष्यों को प्रायः अपने हाथ से विभिन्न भारतीय व्यंजन तैयार करके खिलाते थे। 2 बरस के बाद जब नरेंद्र नाथ रायपुर से लौटा तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बदल चुका था। मित्र उसे अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वो स्कूल में दाखिल हुआ और 9वीं और 10वीं कक्षा की तैयारी 1 साल में की। लेकिन स्कूल में सिर्फ वही एक विद्यार्थी था जिसने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इससे ना सिर्फ सगे संबंधियों बल्कि स्कूल के अधिकारियों को भी बड़ी खुशी हुई। नरेंद्र शरीर से हृष्ट पुष्ट था और 16 बरस की आयु में 20 बरस का जान पड़ता था। कारण ये कि वो नियमित रूप से व्यायाम किया करता था। बचपन से ही वो कुश्ती का अभ्यास करता आ रहा था। ये राजनीतिक चेतना का युग था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बसु ने विद्यार्थी संघ की स्थापना की थी और वो नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होने की शिक्षा देते थे। शिमला मोहल्ला में कॉर्नवॉलिस स्ट्रीट के पास एक अखाड़ा था। हिंदू मेले के प्रवर्तक नावगोपाल मित्र ने उसकी स्थापना की थी। नरेंद्रनाथ अपने मित्रों के साथ वही व्यायाम का अभ्यास किया करता। बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी में वो एक बार सर्वप्रथम आया और उसे चांदी की तितली पुरस्कार में मिली। अपने समय में वो क्रिकेट का भी अच्छा खिलाड़ी था। उसे घोड़ी की सवारी का शौक था। पिता ने उसके लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीद दिया था जिस पर सवार होकर वह हवाखोरी के लिए जाया करता था। विश्वविख्यात लेखक रोमाम रोला ने अपनी पुस्तक विवेकानंद में लिखा है, नरेंद्र का शैशव और बाल्यकाल यूरोपीय पुनर्जागरण काल के कला प्रेमी राजकुमार सा रहा। उनकी प्रतिमा बहुमुखी थी और सभी दिशाओं में उन्होंने उनका विकास किया। उनका रूप सिंह शावक का सा प्रभावशाली और मृग छौने सा कोमल था। बलिष्ठ सुगठित शरीर कसरतों से और भी मंच गया था। कुश्ती, घोड़े की सवारी, तैरने और नाव खेने का उन्हें शौक था। युवकों के वे नेता और फैशन के नियंता थे। नृत्योत्सवों में वे कलापूर्ण नृत्य करते थे और उनका कंठ बड़ा सुरीला था जिस पर अनंतर रामकृष्ण भी मुग्ध हुए। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीत चायों के साथ गायन और संगीत का अभ्यास किया। वो स्वयं गीत लिखते भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया। संगीत में नरेंद्र के मुसलमान उस्ताद बन्नी और हिंदू उस्ताद कांसी घोषाल थे। कांसी घोषाल आदि ब्रह्मा समाज की संगीत साधना में पखावज बजाया करते थे। नरेंद्र ने पखावज और तबला इन्हीं से सीखा। साहित्य, इतिहास और दर्शन पारिवारिक परंपरा थी। इसी विषय में उसके गुरु भाई स्वामी शारदानंद ने अपनी पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, इसमें लिखा है, बड़े होने पर परीक्षा के 2-3 मास पहले वे अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करते थे। अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे। इस प्रकार मैट्रिक परीक्षा देने के पहले उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के अनेक साहित्यिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। फलतः परीक्षा की पूर्व उन्हें कभी कभी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। हमें स्मरण है, एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया था, मैट्रिक परीक्षा के आरंभ होने के 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि रेखा गणित कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। तब सारी रात जाकर उसे पढ़ने लगा और 24 घंटे में उसकी 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे आया। ईश्वर कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा अपूर्व मेधा प्राप्त थी, इसलिए वे ऐसा कर सके थे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैट्रिक पास करने के बाद नरेंद्रनाथ जनरल असेंबली कॉलेज में भर्ती हुआ और FA में पढ़ने लगा। इस समय उसकी उम्र 18 बरस थी। उसकी तेज बुद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व ने अध्यापकों और छात्रों दोनों का ध्यान आकर्षित किया। थोड़े ही समय में बहुत से विद्यार्थी उसके मित्र बन गए। दरअसल विद्यार्थी उसे अपना मित्र बनाने में गर्व महसूस करते थे।
प्रियनाथ सिन्हा नाम के एक मित्र सहपाठी ने इन दिनों के अपने स्मरण में लिखा है, नरेंद्रनाथ हेदो तालाब के पास जनरल असेंबली कॉलेज में भर्ती हुआ और FA वहीं से पास किया है। उनके असंख्य गुणों के कारण बहुत से सहपाठी उनमें अत्यंत अनुरक्त है। वे उनका गाना सुनकर इतना आनंदप्रद मानते हैं कि अवकाश पाते ही नरेंद्र के घर पर उपस्थित हो जाते हैं। की कविताओं, हेगल के दर्शन और फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास का अध्ययन भी इसी अवस्था में कर लिया था। इसके अलावा संस्कृत कविता, उपनिषद और राम मोहन रॉय की पुस्तकें भी वो बड़े चाव से पढ़ा करते थे। पढ़ते समय वो चंचल और खिलाड़ी नरेंद्र से एकदम भिन्न दूसरा ही व्यक्ति हो जाते। ब्रजेंद्र बाबू कॉलेज में नरेंद्र से 2-3 बरस आगे थे, पर इन दोनों में खूब पड़ती थी। वे दोनों दार्शनिक क्लब में जाया करते थे। रोमाम रोलान ने लिखा है कि ब्रजेंद्र फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और अराजकतावादी थे। बाद में उन्होंने एक बुद्धिवादी के रूप में नाम पाया। मैट्रिक पास करते करते नरेंद्र की बुद्धि इतनी विकसित हो गई थी कि कोई पुस्तक पढ़ने में अधिक समय नहीं लगाना पड़ता। अपनी अध्ययन पद्धति की चर्चा करते हुए वो अपने गुरु भाइयों से कहा करता था, अब से कोई पुस्तक पढ़ते समय प्रत्येक पंक्ति क्रमशः पढ़कर ग्रंथकार का वक्तव्य समझने की मुझे आवश्यकता नहीं। हर अनुच्छेद की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़ते ही उसके भीतर क्या कहा गया है मैं समझ लेता था। शनैः शनैः व शक्ति परिपक्व होने पर मुझे हर अनुच्छेद पढ़ने का भी प्रयोजन नहीं होता था। हर पृष्ठ की प्रथम और अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं आशय समझ सकता था। फिर पुस्तक के जिस स्थान पर ग्रंथकार ने कोई विषय तर्क युक्तियों द्वारा समझाया है, वहां यदि प्रमाण प्रयोग की सहायता से किसी की युक्ति के समझाने में 4, 5 या उससे अधिक पृष्ठ लगे, तो उस युक्ति का आरंभ मात्र पढ़कर ही उन पृष्ठों की सारी बातें मैं समझ लेता था। अपनी इस असाधारण प्रतिभा से नरेंद्र ने विवेकानंद बनने पर जर्मनी के प्रसिद्ध वेदांती डॉक्टर डाइसन को कैसे चकित किया, ये हम डॉक्टर डाइसन से भेंट के समय लिखेंगे। अध्ययन का उद्देश्य सत्य की खोज था और नरेंद्र जिसे सत्य समझ लेता था उसकी जी जान से रक्षा करता था। जब देखता था कि कोई दूसरा उसके विपरीत भाव या मत व्यक्त कर रहा है, तो नरेंद्र चट विवाद पर उतर आता था और अपने सशक्त तर्कों और युक्तियों द्वारा उसे परास्त करके दम लेता था। पराजित व्यक्ति कई बार बिलबिला उठते थे और नरेंद्र पर दम्भी होने का आरोप लगाने में भी संकोच नहीं करते थे। पर नरेंद्र में मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था और अपनी ही बात को ऊंचा रखने के लिए वो कभी कुतर्क का सहारा नहीं लेता था। उसे जो कहना होता था दूसरे के सामने साफ साफ कहता था। कोई उसकी बात से चिढ़ता है, उसके बारे में क्या राय रखता है या उसकी निंदा करता है, इस बात की उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसका हृदय शुद्ध था और वो खुद पीठ पीछे किसी की निंदा या बुराई नहीं करता था। धीरे धीरे जब उसका यह स्वभाव उजागर हुआ तो विद्यार्थी उसकी बात ध्यान से सुनते और उसका आदर करने लगे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी सज्जन व्यक्ति होने के अलावा बड़े विद्वान, कवि और दार्शनिक थे। नरेंद्र, ब्रजेंद्र आदि कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी नियमित रूप से उनके पास जाते और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया करते थे। हेस्टी नरेंद्र की बहुमुखी प्रतिभा के बहुत प्रशंसक थे और इसलिए उसे सबसे अधिक चाहते थे। एक मर्तबा नरेंद्र ने जब कॉलेज के दार्शनिक क्लब में किसी मत विशेष का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो हेस्टी खुशी से झूम उठे और मुक्तकंठ विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो इनके समान मेधावी हो। अध्ययन और आयु बढ़ने के साथ साथ नरेंद्र की जिज्ञासा तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या सचमुच इस जड़ जगत को चलाने वाली कोई शक्तिमान सत्ता है? इस प्रकार के अनेक सवाल उसके मस्तिष्क में उठने लगे। पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र ने उसके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। नरेंद्र जब किसी धर्म प्रचारक को ईश्वर के बारे में भाषण देते सुनता तो झट पूछ बैठता, क्यों महाशय, आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? हाँ या ना? हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय धर्म प्रचारक उपदेश वाक्यों से उसे संतुष्ट करना चाहते और अपना पुस्तक ज्ञान बघारने लगते। नरेंद्र को तो प्रत्यक्षवादी की खोज थी। धर्म प्रचारकों की रटी रटाई संप्रदायगत बोलियां सुनकर वह प्रबल संदेहवादी हो गया।
पिता से विरासत में पाई हुई आलोचना वृत्ति पर पाश्चात्य विचारों की सान चढ़ चुकी थी। अतएव पुस्तक ज्ञान नरेंद्र को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे अब एक जीते जागते आदर्श की खोज थी। इसी खोज का वह कुछ मित्रों के साथ आदि ब्रह्म समाज का सदस्य बन गया। ब्रह्म समाज चंद साल पहले आदि ब्रह्म समाज और अखिल भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजित हो गया था। पहले के नेता देवेंद्रनाथ ठाकुर और दूसरे के केशव चंद्र सेन थे। केशव बहुत बड़े वक्ता थे और उस समय उनकी ख्याति शिखर पर थी। बंगाली नौजवान उनसे बेहद प्रभावित थे। रुमाम रोला का कथन है कि नरेंद्रनाथ उनसे ईर्ष्या करते थे और स्वयं केशव बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। लेकिन इसके बावजूद वो उनके अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज के सदस्य नहीं बने। कारण यह था कि अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज राजा राममोहन रॉय के आदर्श और परंपरा से हट चुका था। केशव और उनके अनुयायी ईसाईयत में रंगे हुए थे और उनका चलन सनातन हिंदू धर्म की उच्चतक मान्यताओं के प्रतिकूल था। लेकिन नरेंद्र की बचपन से ही इन मान्यताओं में आस्था थी। संदेहवादी होते हुए भी उसमें दूसरे नौजवानों से उच्छृंखलता और अराजकता न थी। नरेंद्रनाथ ब्रह्मा समाज की रविवारीय उपासना में शामिल होता था और अपने मधुर कंठ से ब्रह्मा संगीत सुनाकर सदस्यों का मन प्रसन्न किया करता था। पर उपासना के विषय में वो दूसरे सदस्यों से सहमत नहीं था। उसे ब्रह्मा समाज में त्याग और धर्मनिष्ठा की कमी महसूस होती थी। नरेंद्र जो कुछ देखता था उसकी वो निर्भीक आलोचना करता था। उसका मन अब भी अशांत था और जिस जीते जागते सत्य की उसे खोज थी वो यहां भी दिखाई ना पड़ा। एक दिन देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे उपदेश देते हुए कहा, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में योगियों के चिन्ह मौजूद हैं। ध्यान करने से ही तुम्हें शांति और सत्य की प्राप्ति होगी।